हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फोटॉन्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है, एक फोटॉन है, उसका मोमेंटम क्या होगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्स, और हमें मोमेंटम पूछा हुआ है चिल्ड्रन। तो अगर मुझे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पता है तो मुझे फोटॉन की एनर्जी मिल जाएगी। वैसे फ्रीक्वेंसी को इस चैप्टर में हम लोग एफ नहीं, हम लोग इस तरह से म्यू लिख रहे थे। तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगी वो होगा h टाइम्स न्यू। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। h की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है 1.5 इंटू 10⁻13। तो अब हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन हमें एनर्जी नहीं, हमें फोटॉन का मोमेंटम पूछा गया है। नाउ चिल्ड्रन, एनर्जी ऑफ फोटॉन ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटॉन इंटू स्पीड ऑफ लाइट। इसे इस तरह से लिख सकते हो आप, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज P इंटू सी। तो हमें मोमेंटम पूछ लिया है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी है हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1.5 इंटू 10⁻13 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸। इसे सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो 3, ये 1 सा हो जाएगा, ये 2 सा हो जाएगा, 3.315 इंटू 10⁻, ये -34 है और ये -8 है, तो -42 हो जाएगा, -42, और ये +13 है। तो दिस विल बिकम 3.315 इंटू 10⁻42 में से 13 अगर आप निकाल दोगे तो 29 बचेगा, -29, और ऐसा यूनिट्स यूज किए हमने। तो जो मोमेंटम है उसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन में एक लैंप है और उस लैंप की पावर है 10 वॉट। तो लिख देते हैं, पावर ऑफ लैंप है 10 वॉट। ओके, और एक इसकी पावर है लैंप की, लैंप मतलब बल्ब मान लो, बल्ब है, उसकी पावर 10 वॉट है। तो उस 10 वॉट के बल्ब में से, वो जो 10 वॉट का बल्ब है उसको 10 वॉट की हम इलेक्ट्रिसिटी खिला रहे हैं उस बल्ब को। तो उस बल्ब को हम 10 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लेकिन वो बल्ब क्या कर रहा है, वो बल्ब 60% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो 10 वॉट तो कंज्यूम करता है, 10 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी खाता है, पर लाइट कितनी निकालेगा, 60%। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ लाइट, द पावर ऑफ लाइट विल बी 60% ऑफ पावर ऑफ बल्ब। तो 60% को ऐसा लिख सकते हैं, 60% ऑफ पावर ऑफ बल्ब है 10 वॉट, तो ये हो जाएगा 6 वॉट। यानी जो लाइट है उसकी पावर 6 वॉट है। तो पावर ऑफ लाइट इज 6 वॉट। और लाइट की वेवलेंथ भी दी है 590 नैनोमीटर, तो लिख देते हैं, वेवलेंथ है 590 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻9 मीटर। तो आपको पूछा जा रहा है इस लैंप से कितने फोटॉन्स हर सेकंड निकल रहे हैं, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट के लिए सोचो, आंसर आ जाएगा। ओके, थिंक फॉर 2 मिनट्स, यू विल गेट द आंसर। ओके, so let me tell you the solution. हम सबको पता है
कि पावर ऑफ 1 फोटॉन, एक फोटॉन का जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन अपॉन टाइम। अब ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन की जगह यहां एनर्जी लिख सकते हो, तो पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। पावर ऑफ 1 फोटॉन इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन अपॉन टाइम। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन? एनर्जी ऑफ फोटॉन तो होता है एच न्यू, तो ये हो गया पावर। अच्छा, और ये जो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, उसे हम सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। So this is the power of 1 photon. ओके, पर एक फोटोन तो निकला नहीं होगा इस बल्ब में से। अज्यूम कर लेते हैं एक्स फोटॉन्स निकले। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ photons. Therefore, what is the power of x photons? इन x photons की पावर कितनी हो जाएगी? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा टी एक फोटोन की पावर है, तो x photons की पावर हो जाएगी इंटू एक्स। और इन x photons की पावर मिला के कितनी है? 6 वॉट। टोटल पावर 6 वॉट की है ना, इन सारे के सारे फोटॉन्स को मिला के टोटल पावर है 6 वॉट। ओके, तो उन्होंने हमें x अपॉन टी पूछा है, फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ये हमें पूछा हुआ है। तो फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पूछा हुआ है हमें, यानी कि हमें फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? 6 लैम्डा बाय एच सी। 6 इंटू लैम्डा का वैल्यू दिया है 590 नैनोमीटर, एच की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहां से आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू 590 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, 10 टू द पावर प्लस 34, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 17। You can calculate it further. I am no longer interested in the calculations. So this is the number of photons that are emitted per second. I hope you will be able to calculate it. बस थोड़ा सा mathematics है, you will be able to do it. I am confident about it. अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक बीम ऑफ लाइट है, उसका वेवलेंथ दिया है 6630 एम्स्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ लिख लेता हूं मैं 6630 एम्स्ट्रॉन्ग को हम लोग 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर भी लिख सकते हैं। इसे इंसिडेंट किया एक मिरर पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, और 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स हर सेकंड उस मिरर को हिट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि उस मिरर पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये मिरर है, इसके ऊपर ऐसे बार बार फोटॉन्स इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। एक सेकंड में 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स इस मिरर को टकराते हैं, तो मिरर पे कितना फोर्स लगेगा ये हमें पता लगाना है चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। मान लेते हैं ये है मिरर, और लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, मिरर से टकरा रही है, और इस तरह से रिटर्न जा रही है, करेक्ट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। नाउ चिल्ड्रन, मान लेते हैं एक सिंगल फोटोन है। ओके, दिस इज 1 फोटोन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस 1 फोटोन? मोमेंटम इंटू सी, करेक्ट। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैन बी रिटन एज मोमेंटम इंटू सी। थोड़ी देर पहले हमने देखा एनर्जी होता है मोमेंटम इंटू सी। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? एनर्जी अपॉन सी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मोमेंटम होगा इसका एनर्जी अपॉन सी।
अब मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में एंगल का ध्यान रखना पड़ता है, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस फोटोन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस मोमेंटम को रिजॉल्व कर दूं तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटम है E बाई सी, उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा E बाई सी कॉस 60, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E बाई सी साइन 60। सिमिलरली ये जो मोमेंटम है, ये फोटोन यहां से आया और यहां चला गया ना, तो ये जो फोटोन जा रहा है, इस फोटोन के मोमेंटम के भी आप दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मोमेंटम है E बाई सी, तो ये हो जाएगा E बाई सी कॉस 60 E बाई सी साइन 60। अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को देखो। इनिशियली मोमेंटम इस तरफ था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू थी E बाई सी साइन 60। बाद में भी मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल का और उसकी भी वैल्यू है E बाई सी साइन 60। तो मैं लिख सकता हूं देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द फोटोन। देखो फोटोन का पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था E बाई सी साइन 60, अब भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है E बाई सी साइन 60, तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंज नहीं आया। अब हम वर्टिकल में देखते हैं। वर्टिकल में मोमेंटम था E बाई सी कॉस 60 नीचे की तरफ, और बाद में हो गया E बाई सी कॉस 60 ऊपर की तरफ। तो मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि पहले मोमेंटम था नीचे, फिर मोमेंटम हो गया ऊपर। तो वर्टिकल में व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? द चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा हूं चिल्ड्रन। तो वर्टिकल में कितना था फाइनल मोमेंटम? E बाई सी कॉस 60। और इनिशियल मोमेंटम कितना है वर्टिकल में? चिल्ड्रन इनिशियली मोमेंटम नीचे था फोटोन का, तो इसे माइनस कहा जाएगा। इनिशियली इसका जो मोमेंटम था वो माइनस है, तो माइनस E बाई सी कॉस 60। तो ये हो जाएगा E बाई सी कॉस 60 प्लस E बाई सी कॉस 60, 2E बाई सी कॉस 60। कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हाफ और 2 कट जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया चिल्ड्रन? E बाय सी। तो ये तो एक फोटोन का चेंज है, एक फोटोन का मोमेंटम इतना बदला, लेकिन इतने सारे फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। कितने हैं हमारे पास? इतने सारे फोटॉन्स हैं, 10 टू दी पावर 19 फोटॉन्स हैं, और एक का होता है E बाई सी, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। देखो पर सेकेंड लिखा हुआ है। सो दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो 10 टू द एक का है E बाई सी, तो 10 टू द पावर 19 का हो जाएगा 10 टू द पावर 19 E बाई सी, और जो टाइम है वो 1 दिया हुआ है, पर सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम? ये तो फोर्स होता है ना, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 10 टू द पावर 19, एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, और डिवाइड बाय सी, तो ये सी और सी कट जाएगा, करेक्ट। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 इंटू 3.34, सॉरी रियली सॉरी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू दी हुई है
6630 इंटू 10⁻⁻10। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको फोर्स ऑन फोटोन मिलेगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फोटोन पे जितना फोर्स लगेगा, मिरर पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो द फोर्स ऑन मिरर। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर्स ऑन मिरर मिल जाएगा, जो होगा 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑन हमने फोटॉन्स निकाला है, पर जितना फोटॉन्स पे फोर्स लग रहा है, जो फोटॉन्स पे नेट फोर्स लग रहा है, वही तो फोर्स मिरर पे भी लगेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो द फोर्स ऑन मिरर इज 10⁻⁻8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक बीम नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट की गई। तो यह है लाइट बीम, और उसे इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट किया गया। 70% लाइट एब्जॉर्ब हो गई। तो इस लाइट का 70% एब्जॉर्ब हो गया और बचा हुआ 30% रिफ्लेक्ट हो गया। अगर इस बीम की पावर 10 वॉट है तो इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमें बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चिल्ड्रन, सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पे दो टाइप के फोटॉन्स हैं। एक फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है और एक फोटॉन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एब्जॉर्ब होने वाले फोटॉन और रिफ्लेक्ट होने वाले फोटॉन का एनालिसिस थोड़ा सा अलग होता है। देखो, कंसीडर करते हैं एक फोटॉन जो एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो हम एक एब्जॉर्ब्ड फोटॉन को पहले एनालाइज करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक फोटॉन है, इसका मोमेंटम है p। पूरा लिख देता हूं, इसका मोमेंटम है p और ये सरफेस है। तो ये फोटॉन आया और इस सरफेस ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इस सरफेस ने इसे अपने अंदर समा लिया। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा चिल्ड्रन? 0, क्योंकि सरफेस ने इसे रोक लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मोमेंटम था p और इसका फाइनल मोमेंटम है 0। तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इसका? चेंज इन मोमेंटम होगा 0 माइनस p। माइनस p भी लिख सकते हैं, प्लस p भी लिख सकते हैं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ओके, अब 0 माइनस p लिखोगे तो माइनस p आंसर आएगा, बट आई ओनली वांट द मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मोमेंटम था, इस फोटॉन का जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम में कितने का फर्क आया? p। लेकिन अब हम एक रिफ्लेक्टेड फोटॉन को देखते हैं। रिफ्लेक्टेड फोटॉन में कुछ अलग होता है। तो ये फोटॉन था, इसका मोमेंटम p था इस डायरेक्शन में, ये हिट होके रिटर्न आ गया चिल्ड्रन, यानी अब भी इसका मोमेंटम p है। ये एब्जॉर्ब होके रुका नहीं, ये फोटॉन नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो पहले इसका मोमेंटम था -p, नीचे की तरफ आ रहा है ना, पहले मोमेंटम था -p, फिर मोमेंटम हो गया +p। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2p। चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया। देखो ना, -p से आ रहा था, +p से चला गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p माइनस -p, 2p। तो इसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो 2p का है। कुछ बच्चों के लिए अभी भी समझ में नहीं आता, तो मैं उनके लिए लिख देता हूं। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है p, इनिशियल मोमेंटम है -p। तो इससे क्या सीखने को मिला? अगर एक फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके मोमेंटम के चेंज को p माना जाएगा, लेकिन अगर वही फोटॉन रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो डबल हो जाएगा, 2p। तो जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन होते हैं उनका मोमेंटम डबल चेंज होता है। अगर उनका मोमेंटम डबल चेंज होता है तो वो फोर्स भी डबल लगाते हैं।
तो याद रखना चिल्ड्रन, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स विल अप्लाई डबल फोर्स इफ दे आर इंसिडेंट परपेंडिकुलरली। तो चिल्ड्रन जो रिफ्लेक्ट हुआ फोटोन है वो डबल इफेक्ट दिखा रहा है। अब चिल्ड्रन टोटल पावर कितना है लाइट का? टोटल पावर है 10 वॉट। 70% एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब्ड पावर कितना है? 7 वॉट। 10 का 70% कितना होता है? 7। तो रिफ्लेक्टेड पावर कितना माना जाएगा? जो पावर रिफ्लेक्ट हुआ है वो है तो 3 वॉट का, लेकिन वो इफेक्ट दिखाएगा 6 वॉट जितना, डबल इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो डबल फोर्स लगा सकता है। तो चलन हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगर एब्जॉर्ब्ड पावर 7 वॉट है तो रिफ्लेक्ट तो 3 वॉट हुआ, पर उसका इफेक्ट जो है वो डबल दिखेगा, उसका असर डबल दिखेगा। तो हम इसे 6 वॉट मान लेते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुआ। मुझे पता है 3 वॉट रिफ्लेक्ट हुआ, पर जब ये फोर्स लगाएगा, ये डबल फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये डबल फोर्स लगाएगा तो उसके वॉटेज को हम, उसके पावर को हम डबल मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड पावर है तो 3 वॉट, पर उसका अफेक्ट देखो डबल होता है, 6 वॉट का रिफ्लेक्टेड पावर है। तो अब हम नेट पावर को मान सकते हैं 13 वॉट। यानी हम ये मान सकते हैं कि 13 वॉट एब्जॉर्ब हो गया। तो 7 वॉट एब्जॉर्ब होना और 3 वॉट रिफ्लेक्ट होना, इसकी जगह हम ये मान सकते हैं 7 और 6 13 वॉट एब्जॉर्ब हो गया। यानी जो लाइट है उसको 10 वॉट का नाम मान के 13 वॉट के साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती तो पावर को 10 वॉट लेने की जगह 20 वॉट लेके हम कैलकुलेशन करते तो आंसर आ जाता। जब रिफ्लेक्ट होता है तो पावर को डबल कर दो, ओके। तो जो नेट पावर है उसे हम 13 वॉट मान लेंगे। अब फोर्स पूछा है, हमें पता है पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी होती है फोटोन की H इंटू, या एनर्जी होती है मोमेंटम इंटू सी, P इंटू सी। P मोमेंटम है, P पावर नहीं, पावर को मैं पूरा पावर लिख रहा हूं। तो पावर हो जाएगा मोमेंटम इंटू सी अपॉन टाइम। अब ये मोमेंटम अपॉन टाइम तो फोर्स है, और पावर को हमने 13 मान लिया है, तो 13 इज फोर्स इंटू सी। तो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 13/c। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हो जाएगा 4.33 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। तो दिस विल बी द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन द लाइट बीम। अब लाइट बीम पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस सरफेस पे भी लगेगा। तो चिल्ड्रन ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि रिफ्लेक्टेड फोटोन का पावर आपको डबल मानना पड़ेगा। और हाँ, डबल मानते वक्त याद रखना कि ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन है। एंगल के साथ रिफ्लेक्शन होगा तो वो cos थीटा sin थीटा भी आ जाता है। पिछले न्यूमेरिकल में देखा था ना, cos थीटा sin थीटा आ गया था। तो बी केयरफुल, इसको डबल करना अगर रिफ्लेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर हो। नहीं तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये वेक्टर एनालिसिस किया था, इस तरीके का वेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। देखो ये जो वेक्टर एनालिसिस किया था चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए, तो अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वेक्टर एनालिसिस से चेंज इन मोमेंटम निकालो, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो सीधा डबल कर दो, काम खत्म, रिफ्लेक्शन का पावर डबल कर दो। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक मिरर है और ये मिरर 20 ग्राम का है, हवा में लटका हुआ मिरर है ये, ओके। इस तरह से हवा में लटका हुआ मिरर है, 20 ग्राम का मिरर है। ये एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट चारों दिशाओं में जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, हर जगह ये सोर्स लाइट को हर जगह भेज रहा है। अब ये जो सोर्स है वो हर जगह इस लाइट को भेज रहा है, कुछ लाइट इस लेंस से पार होके मिरर पे सीधी सीधी टकरा रही है, देखो इस तरह से। तो जो सोर्स है इससे लाइट निकल रही है, कुछ लाइट लेंस से टकरा के मिरर से सीधी सीधी टकरा रही है इस तरह से। तो जो लाइट है वो मिरर को इस तरह से हिट कर रही है, इस तरह से हिट कर रही है लाइट मिरर को। तो द लाइट इज हिटिंग मिरर लाइक दिस।
तो हम चाहते हैं कि ये मिरर हवा में लटका रहे, तो बताओ इस सोर्स का पावर कितना होना चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा है ये जितनी भी लाइट दे रहा है उसका सिर्फ 30% लेंस से पास हो रहा है। तो अगर इसकी पावर है 100 वॉट, तो मिरर तक पहुंचने वाला पावर है 30 वॉट, 30। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, वीडियो पॉज करके सोचिए। तो चिल्ड्रन हम मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है इसका पावर है P। So let P be the power of source. Let P be the power of source. अब चिल्ड्रन मिरर तक कितनी पावर पहुंची? पावर रीचिंग द मिरर इज 30% ऑफ P। 30% ऑफ P यानी कि 0.3 P। क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ 30% लाइट मिरर तक पहुंची, लेकिन चिल्ड्रन ये मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे अगर मिरर पे पावर है 0.3 P, पर मैंने आपको बताया था अगर रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर हो, अगर जो लाइट है वो परपेंडिकुलर हिट करे, देखो लाइट परपेंडिकुलर हिट कर रही है मिरर को, बिल्कुल, तो उसका पावर डबल मान लो, क्योंकि उसका इफेक्ट डबल होगा। वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो उसका चेंज इन मोमेंटम 2p हो जाएगा। तो पावर जो मिरर को रीच कर रही है वो 0.3 P है, पर हम उसे 0.6 P मान के कैलकुलेशंस करेंगे। तो लेट द पावर रीचिंग मिरर बी 0.6 P। ओके, ये है पावर रीचिंग द मिरर। अब हम सबको पता है पावर क्या होता है, ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसके आगे तो हमें पता है 0.6 P, एनर्जी को लिख सकते हैं मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन टाइम। और ये जो मोमेंटम अपॉन टाइम है ये फोर्स है, तो 0.6 P हो जाएगा फोर्स इंटू c। अब कितना फोर्स लगाना है इस लाइट को? इस लाइट को 20 ग्राम के मिरर को हैंडल करना है, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा mg। करेक्ट ना? 20 ग्राम के मिरर को, 20 ग्राम का मिरर डाउनवर्ड कितना फोर्स लगाएगा? mg। तो लाइट को अपवर्ड कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिरर को हैंडल करने के लिए? mg। तो 0.6 P हो जाएगा, मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम को 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg लिख सकते हैं। ग्राम है तो इंटू 10 कर दो। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जो पावर होगा ये हो जाएगा 6 और 0.6 और 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर इंटू 60 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 100, यानी जो पावर चाहिए वो है 10 टू द पावर 8 वॉट। इतना पावर हमें चाहिए। नाउ चिल्ड्रन, हमने लाइट के क्वेश्चन भी कर लिए, फोटोन के क्वेश्चन भी कर लिए। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है लाइट को वेव माने या पार्टिकल। तो चिल्ड्रन इसका आंसर है लाइट को दोनों मानना पड़ता है। लाइट एक वेव भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है। जब लाइट दूसरी लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगी तो उसे हम वेव मानेंगे। लाइट बिहेव्स एज अ वेव व्हेन इट इंटरैक्ट्स विथ अदर लाइट। तो जब भी आपको इस तरीके के फिनोमिना दिखाई देंगे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में लाइट के साथ इंटरैक्ट करती है, इंटरफेरेंस में लाइट दूसरी लाइट के साथ इंटरैक्ट करती है। तो जब एक लाइट दूसरी लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगी तो हमें लाइट को वेव मानना पड़ेगा। उसी तरह से जब लाइट पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगी, जैसे कि लाइट अगर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगी, लाइट अगर ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, तो लाइट को हम फोटोन मानेंगे। तो बहुत सारे इफेक्ट्स जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सारे इफेक्ट्स में लाइट पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है,
तो इन सारे इफेक्ट्स में लाइट को हमें पार्टिकल मानना पड़ेगा। तो लाइट शोज ड्यूअल नेचर, लाइट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट का नेचर ड्यूअल होता है, लाइट के दो नेचर होते हैं।